मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के दौरान रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित रोड शो किया जा रहा है और धाकड़ धामी जिंदाबाद के नारों में रोड शो में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का मनोबल बढ़ाया है और बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। कार्यक्रम में कई विभागों की तरफ से यहां पर स्टॉलों का भी लगाए गए थे और मुख्यमंत्री धामी ने अवलोकन भी किया है। कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है, देश के तंत्र के साथ मिलकर अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो, ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार के दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। पिछले काफी दिनों से चले आ रहे वक्फ बोर्ड के विवाद के बाद में मुस्लिम समुदाय ने खामोश और साथ ही नाराजगी दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। साथ ही मंगलौर कस्बे के बड़े मदरसों के प्रिंसिपल मुफ्ती मासूम कासमी के इस ऐलान के बाद में मंगलौर के सभी लोगों ने जुमे की नमाज के दौरान अपने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और शहर काजी मुफ्ती मासूम के इस ऐलान के बाद में भारी संख्या में मुसलमानों ने उनकी बात पर अमल करते हुए काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जो देश का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी के चलते उन्होंने आज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया है। आपको बताते चलें कि वक्फ बिल का विरोध प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला। दरअसल काली पट्टी बाजू में बांधी और इस दौरान जुमे की नमाज जो है वो भी अदा करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि मंगलौर से हैं, जहां पर अलविदा जुमे की नमाज बड़ी संख्या में मुस्लिम यहां पर पढ़ने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल का भी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम माफ नहीं करेगा। आपको बताते चलें कि इसका विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि वक्फ बिल का विरोध जो है वो सभी जगह देखने को मिला है। आपको बता दें कि डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को फिर से मुक्त करने के लिए कानूनी सुधारों को पेश किया गया है और चुनौतियों का इस दौरान सामना भी जो है वो किया जा रहा। दरअसल वक्फ संपत्तियों की विनियमित करने के लिए बना वक्फ बोर्ड अब 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत काम करता है। लंबे समय के लिए इसकी कुप्रधान और साथ ही भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों की आलोचना की जाती है। हल्द्वानी में वकील के साथ में मारपीट का मामला सामने आया और आज सुबह जब एक वकील जजी कोर्ट जा रहे थे तो अचानक से उसके साथ एक युवक ने मारपीट की है और उसके साथ ही वकील इकट्ठा होकर भोटिया पड़ाव चौकी पहुंचे हैं और इसमें यहां पर वकील के साथ में मारपीट करने वाले युवक की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग वकीलों द्वारा की गई। वहीं मौके पर कोतवाल राजेश यादव भी चौकी पर पहुंचे। उन्होंने वकीलों से बातचीत की, उनको आश्वस्त किया और साथ ही पुलिस वकील के साथ मारपीट करने वाले युवक की जल्द गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि कई घंटे तक वकीलों का हंगामा जारी रहा है। सुबह की घटना है, करीबन 10 बजे के आसपास की। एक हमारे साथी अधिवक्ता जो अपने घर से कोर्ट की ओर आ रहे थे, तो वहीं पे जो है एक व्यक्ति जो है उनकी ताक में बैठा हुआ था। जैसे ही हमारे अधिवक्ता साथी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उसके साथ बड़ी बुरी तरीके से मार पिटाई करी है हमारे अधिवक्ता साथी के साथ और उनपे काफी चोटें आई हैं। तो उसी घटना के क्रम में हम लोग उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और तुरंत गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आज भोटिया पड़ाव चौकी में घेराव करने आए हुए हैं।
पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश संदीप नेगी ने रानी पोखरी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थाने की तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा है और थाने में खड़े मुकदमे से संबंधित वाहनों पर भी अपनी नजर घुमाई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि मुकदमे से संबंधित खड़े वाहनों का निस्तारण करने के निर्देश थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार को दिए गए हैं। इसके अलावा साफ सफाई और ज्यादा बेहतर व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को समय समय पर शस्त्रों की हैंडलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। रानी पोखरी थाने पर अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जहां पर तमाम व्यवस्थाओं का यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए और यहां पर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। रानी पोखरी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। पहले निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के बाद में जो भी खामियां पाई गई उनको त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए और साथ ही अर्धवार्षिक निरीक्षण कड़ाई से किया गया है। देहरादून के डोईवाला स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद में अधिकारियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल आपको बताते चलें कि भीषण सड़क हादसे को लेकर कार्रवाई तेज है। टोल प्लाजा पर हादसों को रोकने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों ने टोल प्लाजा का निरीक्षण किया है और उपायों पर चर्चा की है। इसके बाद निर्णय भी लिया गया कि टोल प्लाजा के दोनों तरफ रंबल स्ट्रिप ब्रेकर की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेन डिवाइडरों की लंबाई बढ़ाई जाएगी और वहीं लेन साइनों पर कैट आई है। खास करके जब आप देहरादून से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो उधर वो अप साइड है और जब आप हरिद्वार से देहरादून तरफ आते हैं तो डाउन साइड है। बट टोल जो हमारा लोकेशन है वो बिल्कुल फ्लैट है। उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ऐसा कोई ढलान नहीं है, क्योंकि हमारी आईआरसी की जो गाइडलाइन है वो 8% तक हमें ढलान की अनुमति देती है। जैसे पहाड़ों में भी सड़कें बनती हैं, हर जगह बनती हैं। चलो यहाँ पहाड़ में टोल नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में पहाड़ में टोल है। तो टोल का ढलान से ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जो हम अगर लिमिट में सड़क बना रहे हैं 8% तक ढलान हो तो कोई इशू नहीं है। और हमारे वहां तो 2 या 3% का ही ढलान होगा या 1% का होगा, आपसे इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो प्लेन एरिया है, यहाँ ढलान होने का उतना ज्यादा है। तो आप मानते हैं % मानक के साथ है। इनफैक्ट आईआरसी में जो सुरक्षा की चीजें दी हुई हैं उसको तो हमने लगाया है। एडिशनल जो रोड सेफ्टी की विजिट होती रहती है, आरटीओ के साथ विजिट होती रहती है और जो लीड एजेंसी है ब्लैक स्पॉट्स की, उनके साथ जो विजिट होती है, उनके भी अगर कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं या डीएम साहब की तरफ से कुछ एडिशनल डायरेक्शन आते हैं तो एडिशनल प्रोटेक्शन मेजर भी हम लेते हैं एज पर आईआरसी। रेंज की आईजी रिद्धिम अग्रवाल दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर आपको यह भी बताते चले कि उन्होंने उधम सिंह नगर पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की कई व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने को लेकर भी अहम चर्चा की गई है। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर सरबजीत सिंह से मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशा तस्कर अपना अवैध धंधा बंद कर दे, वरना उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमें देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है कि हम ड्रग्स के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई है उसको और सजगता से आगे लेकर चलें। इसमें हमें हर एंगल पे वर्क करना है, सिर्फ इन्फोर्समेंट पर नहीं, सिर्फ ड्रग्स तस्करी पर नहीं, लेकिन जो इनके पीछे मास्टरमाइंड हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहां ड्रग्स पहुंचाई जा रही हैं या जहां से ड्रग्स लाई जा रही हैं, हम उस पर काम करें। साथ ही साथ
हम डिमांड रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन के एंगल्स पर भी वर्क करें। कर दिया जाए और बच्चे को जेल दे दिया जाए, इसका मतलब है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ऋषिकेश के निकट मुनिकरेती स्थित नावघाट पर नहाने के दौरान दो सगे भाई बहन गंगा में बह गए हैं। जल पुलिस के जवानों ने किसी तरह से जान पर खेलकर भाई बहन को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। फिलहाल भाई बहन को सरकारी अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। साथ ही मुनिकरेती के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि हरिद्वार से राजीव गुप्ता अपनी पत्नी, 2 बच्चों और अन्य पारिवारिक सदस्य के साथ मुनिकरेती नावघाट पर घूमने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान घाट पर मौजूद जल पुलिस के जवान सुभाष ध्वनि, विदेश चौहान, पुष्कर रावत और महंत चौधरी ने गंगा में बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगा दी है। कुछ ही देर में जल पुलिस के जवान गंगा में बह रहे दोनों भाई बहन को सकुशल बाहर निकाल लिया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि फिलहाल दोनों भाई बहनों को सरकारी अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। भाई बहन की जान बचाने पर राजीव गुप्ता ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस को थैंक यू भी कहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला मुनिकरेती से सामने आया है, जहां पर 2 सगे भाइयों को जो है जल पुलिस के जवानों ने जान बचाई है। 2 सगे भाई गंगा में नहाने के लिए गए थे, इस दौरान रेस्क्यू किया गया है। जल पुलिस के जवानों ने उनकी जान को बचाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पूरा मामला मुनिकरेती थाना से सामने आया, जहां पर नावघाट पर नहाने के दौरान हादसा हो गया था और हादसे में 2 सगे भाई गंगा में बह रहे थे। इस दौरान यहां पर मौजूद टीम ने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करते हुए दोनों की जान को बचाया गया। दरअसल ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और साथ ही आपको बताते चले कि 2 सगे भाइयों की जान जल पुलिस ने के जवानों ने बचाई है। पूरा मामला टिहरी गढ़वाल थाना मुनिकरेती से सामने आया है। आगामी ईद पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा। साथ ही जसपुर एसडीएम चतर सिंह चौहान के निर्देशन में आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ कोतवाली परिसर में बाजार अब्दुल बारी चौक होते हुए नगर के मुख्य मार्ग होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। शांति पैगाम का संदेश दिया गया है। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जसपुर एसडीएम चतर सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन ईद को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शांति का पैगाम जनता को दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। पूरा मामला जसपुर से सामने आया है, जहां पर सुरक्षा को लेकर शांति का पैगाम पुलिसकर्मियों ने निकाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जसपुर से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने ईद को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि कोई भी घटना घटित ना हो। इसको लेकर शांति का पैगाम देने की ये पहल पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस प्रशासन ने इस दौरान फ्लैग मार्च भी निकाला है और सुरक्षा को लेकर शांति का पैगाम भी दिया है। आपको बताते चलें कि ईद का त्यौहार है और साथ ही ईद जुम्मा है, इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है और नगर क्षेत्र है जहां हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का, उस क्षेत्र में पुलिस की ड्यूटी भी तैनाती की जाएगी और कल ही इस बारे में जो है पुलिस विभाग के साथ ही वार्ता हुई है और शांतिपूर्वक तरीके से सारी व्यवस्थाएं कराने के लिए हम लोगों ने तैयारी की। इसके अलावा जो है पूरा प्रशासन के स्तर से पुलिस के विभाग द्वारा इसमें फ्लैग मार्च भी किया गया है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की ओर से जारी 100 सर्वाधिक ताकतवर भारतीय हस्तियों की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 32वीं रैंक हासिल हुई है। इस सूची में वे पिछले साल 61वें स्थान पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार रैंकिंग के लिए उनके पिछले 1 साल के कार्यकाल को आधार बनाया गया है, जिसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। आपको बताते चलें कि ताकतवर भारतीय हस्तियों की सूची में नाम शामिल हुआ, जिसके बाद में आपको यह भी बताते चलें कि सीएम धामी को 32वीं रैंक मिली है, जिसको लेकर लोगों ने उनका स्वागत किया और साथ ही
उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और इस दौरान सीएम धामी ने भी 32वीं रैंक मिलने पर खुशी जाहिर की है। पिछले साल 61वें स्थान पर थे सीएम और इस दौरान अब वो जो संख्या है वो घटकर पहुंच गई है। इस दौरान ताकतवर भारतीय हस्तियों की सूची में अब नाम सीएम धामी का भी शामिल हो गया है। सीएम धामी को इस दौरान 32वीं रैंक भी मिली है। पिछले साल 61वें स्थान पर थे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1064 हेल्पलाइन की बैठक के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। विभागों में जिन मामलों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विभागों की ओर से इसके समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाए। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय समय पर ट्रांसफर भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि समस्याओं का समाधान करने के तमाम तरह के यहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने भी बैठक आयोजित की और बैठक में तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बैठक के दौरान तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए और वहीं सीएम धामी ने मौके पर एक बैठक का आयोजन किया और इस दौरान तमाम तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैठक में शामिल हुए अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं और साथ ही समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, उनके निदान की बात भी कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया है और साथ ही इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण अधिनियम 2025 की थीम धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ब्रोशर का विमोचन किया है और इस ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के क्रिटिकल और संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी को साझा करेंगे। पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर एक दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया गया, जहां पर सीएम धामी ने कार्यशाला में शामिल हुए और भागीरथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस दौरान लोग अपने आसपास आ रही समस्याओं को, जल संकट को दूर करने के लिए भागीरथ ऐप को डाउनलोड करेंगे और जो भी समस्या होगी इस ऐप में डालेंगे, जिस दौरान भागीरथ ऐप के दौरान जो है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है और इस दौरान लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए हैं, जो कि पूरे 1 हफ्ते तक चलने वाले हैं और वहीं जनपद देहरादून में जिला पूर्ति विभाग की तरफ से भी इन बहुउद्देशीय शिविरों में स्टॉल लगाए गए हैं। इस बात पर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि इन शिविरों में हमारे विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और के अग्रवाल जिला पूर्ति अधिकारी हैं। उन्होंने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में सेवा और सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस दौरान देहरादून में मसूरी विधानसभा सीट के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो में शामिल हुए हैं और उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, देहरादून के मेयर सौरभ भी मौजूद रहे हैं।
राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हमारे द्वारा जो है अभी जो सरकार के 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। और वहां पर हम राशन कार्ड में नाम, किसी का परिवार का नाम ऐड करना, सदस्य का नाम ऐड करना या उसमें से डिलीट करना, डिडक्ट करना, वो भी हम कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक बहुउद्देशीय शिविरों में हमारे इंस्पेक्टर्स स्टॉल लगा रहे हैं और स्टॉल के अंतर्गत जो है जो विभागीय योजना है उनका जो है लाभ उनको जन सुविधा को मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का सदन में दिए गए बयान का समर्थन भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन सभी बातों पर मुहर लगाई जिन बातों को कांग्रेस पिछले 8 सालों से कहती आई है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि राज्य में खनन की क्या स्थिति है, सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में अवैध खनन हुआ है, सरकार उसका भी ब्यौरा दे। आपको बता दें कि हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा के अवैध खनन का मुद्दा उठाया है उन्होंने, और सदन में उन्होंने कहा कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध खनन किया जा रहा है। यह पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा। सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद खनन माफिया लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सदन में साफ कहा कि ओवरलोडिंग और रात के समय अवैध खनन के ट्रकों के संचालित होने से सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ावा भी मिल रहा। इससे कई निर्दोषों की जो लोगों की जान भी जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स गठन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग करने से सभी मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं, दोषी ट्रक मालिकों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में यह भी कहा कि लोकल प्रशासन मिलीभगत से ही गतिविधियां बढ़ रही हैं। अवैध खनन गतिविधि में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रकों में भारी मात्रा पर ओवरलोडिंग की जा रही है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन भी किया जा रहा। सड़कों और साथ ही बुनियादी ढांचों को भी क्षति हो रही है। साथ ही आम नागरिकों की आवागमन भी कठिन हो गया है। सहयोग हमेशा कांग्रेस जो खनन के बारे में लगातार बात करती आई है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हम सारी पार्टी के लोग अवैध खनन के बारे में जो आवाज उठाते आए हैं, आज ये साबित हो गया है जिस प्रकार से लोकसभा में लगातार दूसरी बार इस प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं हरिद्वार से, उन्होंने हमारी बात पर मोहर लगा दी है कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का ढुलान करने वाले डंपर्स, ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों की जान ले रहे हैं। प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। प्रदेश में जो सरकारी संरक्षण है वो खनन के लोगों को जो अवैध खनन कर रहे हैं उनको प्राप्त है। ये भैया वो कह रहे हैं प्रदेश का तमाम तरह के मामले जो हैं वो उठाए गए हैं सदन में। और इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सदन में अवैध उत्खनन का मामला भी उठाया था, जिस पर लोकल प्रशासन की मदद से ओवरलोड ट्रक किए जा रहे हैं और रोज एक्सीडेंट भी होने का खतरा बना हुआ है। सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके बयान का भी समर्थन किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदन में उठाए गए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस मुद्दे के बाद उत्तराखंड सरकार में खलबली मचनी भी शुरू हो गई है। इससे पहले उन्होंने सदन के अंदर खनन से संबंधित मुद्दा उठाया था। धामी सरकार उस वक्त भी असहज थे और अब फिर से सदन में खनन से संबंधित मुद्दा उठाए जाने पर धामी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल सचिव खनन ब्रजेश संत को इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी है और साथ ही प्रदेश में खनन से दोगुना राजस्व भी बढ़ा है। जिसके बाद आपको बताते चले कि सचिव खनन ब्रजेश संत ने भी स्पष्टीकरण मांगा है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियां बिल्कुल भी संचालित नहीं है। राज्य में अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य गठन से लेकर अब तक खनन से राज्य को सबसे ज्यादा आई हुई है और ये अवैध खनन पर
रोक लगाने के कारण ही हुआ है और राज्य सरकार ने खनन के लिए पारदर्शी नीति भी बनाई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।